नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रद्धा शाहने हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको डॉक्टर महिप सिंह के द्वारा लिखित कहानी पानी और पुल सुना रही हूँ। यह कहानी विभाजन की विभीषिका के 14 साल बाद पंजे साहब यात्रा करने वाली स्त्री की मातृभूमि के प्रति संवेदना का चित्रण कर रही है। यह एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो जरूर इसे किसी किताब में या लाइब्रेरी में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ ही कहानी के अच्छे लगने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को कहें, अपने मित्रों को कहानी को शेयर करें और कहानी के रिव्यूज कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें। गाड़ी ने लाहौर का स्टेशन छोड़ा तो एक बारगी मेरा मन कांप उठा। अब हम लोग उस ओर जा रहे थे जहां 14 साल पहले ऐसी आग लगी थी जिसमें लाखों जल गए थे। लाखों पर जलने के निशान आज तक बने हुए हैं। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी लंबी अंधकार में गुफा में घुसी जा रही है और हम अपना सब कुछ इस अंधकार को सौंप दे रहे हैं। हम सब लगभग 300 यात्री थे। स्त्रियों और बच्चों की भी संख्या हम में काफी थी। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। वहां हमें जैसा स्वागत मिला उससे आगे अब पंजे साहब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है ऐसी संभावना तो नहीं थी, परंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जाग उठे कौन जानता है। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ की ओर देखा। हथेली पर मुंह टिकाए कोहनी को खिड़की का सहारा दिए वे उदासी से निरंतर बाहर की ओर देख रही थी। खेत कट चुके थे, दूर दूर तक सपाट धरती दिखाई दे रही थी। मैंने अपने डिब्बे के दूसरे यात्रियों की तरफ देखा, उन पर भी गहरी उदासी छाई हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक ऐसी उदासी सब पर क्यों छा गई है। तुम्हें तो यह रास्ता अच्छी तरह याद होगा, मैंने माँ का ध्यान तोड़ते हुए पूछा। सैकड़ों बार आना जाना हुआ होगा तुम्हारा। माँ मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। वह मुस्कुराहट सब कुछ खोकर पाई हुई मुस्कुराहट थी। बोली, मुझे तो इस रास्ते का एक एक स्टेशन तक याद है, पर आज यह इलाका कितना बेगाना बेगाना सा लग रहा है। आज 14 साल बाद इधर से जा रही हूँ। पहले भी ऐसे ही जाती थी। लाहौर पार करते ही अजीब सी उमंग नस नस में दौड़ जाती थी। हमारा गांव सराय जैसे जैसे निकट आता जाता वहां की एक एक शक्ल मेरे सामने से गुजर जाती। स्टेशन पर कितने लोग आए होते। माँ की आंखों में 14 साल पहले की याद तरल हुआ थी। पिताजी ने अपना रोजगार उत्तर प्रदेश में ही जमा लिया था। हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर ही हुआ था। मुझे याद है पिताजी तो शायद साल में एक आध बार ही पंजाब आते थे, पर माँ के 2-3 चक्कर जरूर लग जाते थे। हम में से जो छोटा होता वह माँ के साथ जाता। जब से मुझे याद है मेरी छोटी बहन ही उनके साथ जाया करती थी। उन दिनों जब पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था तब माँ ने फिर पंजाब जाने का फैसला किया था। सभी ने ऐसे विरोध किया मानो वे जलती आग में कूदने जा रही हों, और वह सचमुच आग में कूदने जैसा ही तो था। पिताजी सहित हम सब जानते थे कि माँ को अपने निश्चय से डिगाना आसान नहीं। उन्होंने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वे वापस आ गए। गांव के घर का बहुत सा सामान वे बुक करा आई थी। साथ में वे अपना पुराना चरखा और दही मथने की बड़ी मथानी ले आई थी। फिर सारे पंजाब में आग लग गई। घर के घर, गांव के गांव और शहर के शहर उस गांव में जलने लगे। आग रुकी तो लगा पेशावर तक सपाट फैली हुई जमीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई है और
कार का फटा हुआ हिस्सा बीच में गहरी खाई छोड़कर न जाने कितना उधर खिसक गया है। हम सब भूल गए कि उस गहरी खाई के उस पार हमारा अपना गांव था। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी और पास ही झेलम नदी अल्हड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। आज मैं माँ के साथ उस खाई पर से गुजरकर उस प्रदेश की ओर जा रहा था जो कल कितना अपना था, आज कितना पराया है। मैं एक पुस्तक के पन्ने पलट रहा था। माँ ने पूछा, यह गाड़ी सराय स्टेशन पर रुकेगी? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, हाँ शायद रुके, पर पहुंचेगी रात के 1-2 बजे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे हों, स्टेशन कब आकर निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। और अब अपना रखा ही क्या है वहाँ। माँ के चेहरे पर खिसियाहट सी दौड़ गई। बोली, तुम्हारे लिए पहले भी वहाँ क्या रखा था? मेरी बात से माँ को चोट पहुँची थी। बिना और कुछ बोले मैं सिर झुकाकर अपनी पुस्तक के पन्नों में उलझ गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। माँ ने पोटली खोलकर खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामा जी हमारे साथ थे। तीनों ने मिलकर कुछ खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मामा जी तो 10 मिनट में खर्राटे भरने लगे। मैं भी एक और लुढ़क गया। माँ वैसी ही बैठी रही। कुछ देर बाद एकाएक मेरी आंखें खुली तो देखा माँ वैसे ही बाहर फैले हुए अंधेरी की ओर अपलक देखती हुई बैठी है। घड़ी देखी 10:30 बज गए थे। मैंने कहा, माँ तुम भी लेट जाओ ना। अच्छा, उनके मुंह से निकला और वे अधलेटी सी हो गई। फिर एकाएक मैं हड़बड़ा उठा। माँ मुझे झकझोर रही थी। अजीब सी घबराहट और उत्तेजना से उनके हाथ कांप रहे थे। क्या है? मैंने बाहर झांककर देखा, हमारी गाड़ी छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर लैंप पोस्टों की हल्की हल्की रोशनी थी और अजीब सा कोलाहल वहाँ छाया हुआ था। एक बारगी मेरा रोया रोया कांप उठा। 14 साल पहले की अनेक सुनी सुनाई घटनाएं बिजली बनकर कौंध गई। जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहां तहां रोककर लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। मामा जी भी जागकर मेरा कंधा हिला रहे थे। अरे क्या बात है? तभी मेरे कानों में आवाज पड़ी। उस भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है? यह कौन सा स्टेशन है? मैंने माँ से पूछा। माँ ने कहा, सराय, अपने गांव का स्टेशन। बाहर से फिर आवाज आई, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है? मैंने माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्तता थी। पूछो इनसे क्या बात है? मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। बहुत से लोग घूमते हुए पुकार रहे थे, अरे कोई सराय का है? पास से जाते हुए आदमी को बुलाकर मैंने पूछा, क्या बात है जी? आप में कोई इस गांव का है? हाँ, हम हैं इस गांव के। माँ आगे आकर बोली, तुम सराय की हो? उस आदमी ने जोर देकर पूछा। हाँ जी। माँ को इतना कहते ही स्टेशन पर चारों ओर शोर मच गया। इधर उधर घूमते हुए बहुत से आदमी हमारे डिब्बे के सामने जमा हो गए। फिर कई आवाजें एक साथ आई, तुम सराय की हो? हाँ जी, हम सराय के ही हैं। माँ ने जोर देकर कहा। इसी गांव के उपस्थित जनसमुदाय के में एक कोलाहल सा हुआ। किसी की आवाज आई, तुम किसके घर से हो? माँ ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, मेरे पिताजी का नाम सरदार मूला सिंह है, ये मेरी माँ है। तुम मूला सिंह के बेटे हो? कई लोग एक साथ चिल्लाए। तुम मूला सिंह की बीवी हो? रघुवीर सिंह की भाभी? कैसे है सब? कहते कहते कितने हमारी ओर बढ़ने लगे। लोग हमारे संबंधियों की कुशलक्षेम पूछते हुए अपने हाथ की पोटलियां मुझे और माँ को थमाते जा रहे थे। उनमें बादाम, अखरोट, किशमिश आदि सूखे मेवे बंधे हुए लग रहे थे। मैं और माँ
गुमसुम से उन्हें ले लेकर अपनी सीट पर रखते जा रहे थे। देखते देखते हमारी बर्थ कपड़ों की छोटी छोटी पोटियों से भर गई। मैं हक्का बक्का सा यह सब देख रहा था। माँ अपने सिर का कपड़ा बार बार संभालती हुई हाथ जोड़ रही थी। खुशी से उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। मुंह से निकल कुछ भी ना रहा था और लगता था आंखें अभी चू पड़ेंगी। वहीं पर खड़े गार्ड ने हरी लालटेन ऊपर उठाई और कोट की जेब से सीटी निकाली। मैंने देखा 3-4 आदमियों ने उसे पकड़ सा लिया। ओए बाबू, 2-4 मिनट और खड़ी रहने दे ना गाड़ी को। देखता नहीं ये बीवी इसी गांव की है। और एक ने उसका लालटेन वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। भरजाई, सरदार जी कैसे हैं? उन्हें क्यों नहीं लाई पंजे साहब के दर्शन कराने? एक बूढ़ा सा मुसलमान पूछ रहा था। माँ ने दोनों हाथों से सिर का कपड़ा और आगे कर लिया। उनके मुंह से धीरे से निकला, सरदार जी नहीं रहे। क्या मूला सिंह गुजर गए? क्या हुआ था उन्हें? माँ चुप रही। मैंने जवाब दिया, उनके पेट में रसोली हो गई थी। एक दिन अचानक फूट गई और दूसरे दिन पूरे हो गए। ओह, बड़े नेक बंदे थे। खुदा उन्हें अपनी दरगाह में जगह दे। उनमें से एक ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा। कुछ क्षण के लिए खामोशी छा गई। भरजाई, तेरे बच्चे कैसे हैं? वाहे गुरु की कृपा है, सब अच्छे हैं। माँ ने धीरे से कहा। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। कई आवाजें एक साथ आई। भरजाई, तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, किसी एक ने कहा। और कितनों ने दोहराया, भरजाई तुम लोग वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। प्लेटफॉर्म से कितनी आवाजें आ रही थी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। माँ के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वे सिर का कपड़ा संभाले हुए हाथ जोड़े जा रही थी। दूर खड़ा गार्ड हरी लालटेन दिखाता हुआ सीटी बजा रहा था। इंजन ने सीटी दी। गाड़ी फक फक करती हुई चल दी। भीड़ की भीड़ हमारे डिब्बे के साथ चल दी। अच्छा भरजाई सलाम, अच्छा बेटे सलाम। रवेल सिंह को हमारा सलाम देना, सबको हमारा सलाम देना। माँ के हाथ जुड़े हुए थे और मुंह से गदगद स्वर में धीरे धीरे कुछ निकल रहा था। धीरे धीरे गाड़ी कुछ तेज हो गई। हम दोनों खिड़की से सिर निकाले हाथ जोड़े रहे। भीड़ के लोग वही खड़े हाथ ऊपर उठाए चिल्लाते रहे। गाड़ी स्टेशन के बाहर निकल आई तो मैंने बर्थ से पोटलियां हटाकर एक ओर की और माँ से कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा। माँ की आंखों से आंसुओं की अविरल धार बह जा रही थी। वे बार बार दुपट्टे से आंखें पोंछे जा रही थी, पर टूटे हुए बांध का पानी बहता ही जा रहा था। हमारी गाड़ी झेलम के पुल पर आ गई थी। रात्रि की उस नीरवता में खड़र खड़र की तेज आवाज आ रही थी। मैं खिड़की से झांककर झेलम का पुल देखने लगा। मैंने सुना था झेलम का पुल बहुत मजबूत है। पत्थर और लोहे के बने उस मजबूत पुल को अंधेरे में देख रहा था। मेरी दृष्टि और नीचे की ओर भी जा रही थी, जहां गुप्त अंधेरा था, पर मैं जानता था वहां पानी है। झेलम नदी का कलकल करता हुआ स्वच्छ और निर्मल पानी, जो उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के नीचे से बह रहा था। यदि आपको यह मार्मिक कहानी पसंद आई हो तो जरूर इसे अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।